चेक रिपब्लिक में, और वहां से फिर हम साथ में ही हैं पिछले 10-15 सालों से। मेरा हिंदी का उच्चारण उतना अच्छा नहीं है, तो अगर कुछ गलती करूंगा तो माफ कर दीजिएगा। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, ये इस फोटो में 2-3 लोग आपको दिख रहे हैं। 2 लोगों को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और जिनको नहीं जानते हैं वो मैं हूँ। देखिए कितना स्मार्ट और यंग दिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलिए अभी लेक्चर शुरू करते हैं। तो बहुत सिंपल चीजें आज बताने की कोशिश करूंगा। पहले हमारा जो पेट है उसका बेसिक एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद कैसे एसिड प्रोड्यूस होता है ये बताएंगे, और फिर कैसे मेडिकेशंस हैं और कैसे कैसे टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस हैं, और कैसे ये एसिड के प्रोडक्शन को रोकता है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला जो एनाटॉमी स्टमक का, ऐसा सोचिए कि एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, तो यहाँ से खाना यहाँ से आ रहा है, और ये हमारा पेट है, और ये यहाँ पे छोटी आंत है। तो देखिए कैसे ये ऐसा लग रहा है कि ये पेट जो है कुर्सी पे ऐसे बैठा हुआ है। तो यही ऐसे ही दिखता है पेट बॉडी में। तो 4 किस्सों में बांटा हुआ है, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, इतना उसमें कि 4 टुकड़ों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो जहां से खाना आ रहा है ना, उस रीजन को कार्डिया कहते हैं, उसके ठीक आगे वाले रीजन को फंडस बोलते हैं, और उसके आगे पूरा ये बॉडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट कर्व्स हैं यहाँ पे। और फिर ये जहाँ पे छोटी आंत की जो पास है ना, इसको पाइलोरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब नाम है, और ये नाम सब डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए भी है, इसके लिए भी इसका नाम है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो मसल्स हैं, इतने जो 3 लेयर के मसल्स है, आप शायद देख पा रहे होंगे ये। और ये जो मसल्स यहाँ पे है, ये पूरा ये खाने को है ना एकदम मिलाता है। ये देखो, एक मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ ये कैसे ये काम करते हैं। तो होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, जैसे कि ये इसको चर्निंग बोलते हैं। ये जो जो खाना जो मिलाते हैं ना, इसको चर्निंग बोलते हैं। देखिए एक और बार मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, देखिए कैसे इसको खाने को पूरा मिलाता है। वो ये मसल लेयर ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को कि ये जो डिफरेंट पार्ट है इसका डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, तो अभी ऐसे सोचिए कि वो जो पेट है उसका एक छोटा सा जो टुकड़ा है, उसको अगर हम काट के एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, जो कि सब चीज को बहुत मैग्नीफाई करता है, तो उसमें ऐसे दिखने वाला है। ठीक है, तो जैसे समझो कि एक दीवार है आपके सामने खड़ा हुआ है, ये जहां पे मैं अभी पॉइंट कर रहा हूं, ये तो एक पेंट है। ठीक है ना, तो उसके अंदर ईंट है, उसके अंदर और भी चीजें हैं। वैसे पेट को अगर आप काट के टुकड़े करके एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो यही सब लेयर दिखने वाला है आपको। ठीक है, इसको 4 बेसिक लेयर हैं, और सबसे ऊपर जो और सबसे अंदर, और जो अंदर से हम देख रहे हैं, अभी पेट के अंदर है हम, तो ऐसे अगर देखोगे तो सबसे ऊपर हमें दिखेगा ये लेयर को हम बोलते हैं म्यूकोसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा जो काम हो रहा है, जो जैसे कि पानी सेक्रीट करना, एसिड सेक्रीट करना, और भी जूसेस और भी प्रोटीन्स, ये सब सेक्रीट करना, ये सब यही पे हो रहा है। ठीक है, और इसके थोड़ा नीचे जो लेयर है, यहाँ पे पूरे ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पे ये जो आर्टरीज और वेन सब आपको दिख रही है। और जो एनाटॉमी में जो मैंने बताया था मसल, वो उसके भी नीचे है, जो कि पूरा खाने को मिलाता है। और उसके बाहर ये जो सिरोसा है वो पूरा कवर है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो भी इतने ऐसे गड्ढे जैसे बने हुए हैं, ये कुएं जैसे बने हुए हैं। ठीक है ना, ये अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो इसी के अंदर खाने को तोड़कर इसी के अंदर बनाते हैं एसिड और बहुत से चीजें। इसके जो पहला जो पार्ट है उसको गैस्ट्रिक पिट बोलते हैं, जो कि कुएं की तरह है। और उसके नीचे ग्लैंड्स है, जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल्स को सेल्स होते हैं उसमें, और उसके बहुत काम है। ठीक है,
तो उस अगर छोटे टुकड़े को भी हम बड़ा करके देखेंगे तो उसको ऐसे, वो ऐसे दिखेगा। यहाँ पे ये जो सेल है, पेराइटल सेल बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। और बाकी सब ग्लैंड्स है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है और बहुत से प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, और एंडोक्राइन सेल्स भी हैं जो कि और भी चीजों को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसको देख के डरना नहीं है, लेकिन इसको भी अगर हम और भी बड़े मैग्निफिकेशन में अगर देखेंगे तो ऐसे ऐसे दिखता है जैसे मैंने अभी बताया। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ एक ही चीज नहीं, बहुत चीज प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आज के लिए जो हमारा टॉपिक है उसका मेन ये है एसिड प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो हम ये पेराइटल सेल्स का एसिड प्रोडक्शन के बारे में और सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि इसको और भी अगर मैग्नीफाई करेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। देखो ये बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है यहाँ पे, इसके बारे में सोच के डरना नहीं है। ये थोड़ा है वैसा ही, लेकिन ऐसे सोच सोच के देखिए कि ये जो सेल है, ये जो आपको मैंने दिखाया वही है ये, ठीक है। लेकिन उसको और भी डिटेल तरीके से देखने की हम कोशिश कर रहे हैं, और ताकि आप लोगों को थोड़ा मोड़ा एहसास हो कि कहाँ पे है। वो जो वॉल है वो यहाँ पे है, और ये यहाँ से जो फूड आ रही है ना, वो यहाँ पे फूड आ रही है, ठीक है। तो इस स्लाइड से मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत से मैकेनिज्म है जिसके चलते हमारे बॉडी में जो एसिड है वो बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में सिर्फ ये सोचिए कि बहुत से चाबी और ताले हैं हर जगह पे, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये जो ताला आपको दिख रहा है, इसको एक चाबी से खोलते हैं, दूसरे ताले को दूसरे चाबी से खोलते हैं, इसको तीसरे को तीसरे से खोलते हैं, और एक ऐसा समझो कि बहुत बड़ी तिजोरी की बहुत बड़ा ये जो ताला है, बाकी सब जाके यही पे जुट जाता है, और इसी से प्रोड्यूस करते हैं एसिड। ऐसा वैसा एसिड नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसा समझो कि इस एसिड को अगर हम लेके कोई बीकर में डाल देंगे, ऐसे धुआं निकलेगी, इतना तेज एसिड है ये, ठीक है ना। और इसमें 20 से 100 ml तक होता है नॉर्मली स्टमक में, और इसका पीएच इतना कम है। कम का ये मतलब है कि जितना कम होता जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग। लेकिन आप सोचिए इतना कम है स्टमक के पीएच, 1.5 से 3.5 तक। सोच रहे होंगे कि इतना कम पीएच क्यों है स्टमक में। वो इसलिए है ताकि हम अपना जो खाना जो भी खा रहे हैं, जो कि बहुत कुछ हम खाते रहते हैं, उसको सब पचाने के लिए ये एसिड रहता है, ताकि जैसे पहले बताया है, जो खाना मिलाते हैं ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड को लेके खाना मिला के खाने को हम तोड़ते हैं, ठीक है। तो जाहिर है इतना ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इसके कोई बैलेंस नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो सकता है। एग्जैक्टली वही हो रहा है अगर ये एसिड ज्यादा हो जाएगा तो, ठीक है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू एसिड पेप्टिक डिजीज। तो इसका ये मतलब है एसिड पेप्टिक डिजीज का कि एसिड ज्यादा होने की वजह से हमारे स्टमक में या तो हमारा जो प्रोटेक्टिव जो लाइनिंग है, जो म्यूकस है, वो हट जाता है, या जख्म हो जाता है, छेद हो जाता है। इतना एसिड अगर हम डाल दोगे तो, जैसे सोचिए अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम अपने हाथ में डाल देंगे तो जल जाएगा हाथ, छेद कर देंगे हाथ को। वैसे ही हमारे पेट में भी हो रहा है, ठीक है। तो बहुत चीजें हो सकती है, या तो पेट का एसिड ऊपर जा सकता है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पे छेद हो सकता है। स्टोमक के अंदर छेद हो सकता है, डुओडिनम जो कि छोटी आंत है उसके अंदर भी छेद हो सकता है। देखो कैसे पेट रो रहा है, ठीक है। तो यही सब जो हो रहा है इसको हम अल्सर बोलते हैं। तो आपको ये जानना है कि जब अल्सर बोलते हैं, वो सिर्फ, मैं एक बार एक पीछे स्लाइड पे जाना चाह रहा हूँ। जब कोई पेशेंट आके हमें बता रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, या गैस हो रहा है, या जलन हो रहा है, वो एक चीज नहीं है, वो 4-5 डिफरेंट चीजें हो सकती है जो कि छेद कर रहा है या जख्म ला रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं
ये कैसे बन रहा है ये अल्सर, या जो कि जख्म को हम बोलते हैं अल्सर, ठीक है। या तो एसिड बहुत ज्यादा बना रहे हैं बॉडी में, जो कि आप जानते हैं कि इतना स्ट्रांग है तो जला देगा, नहीं तो जो कि वो एक म्यूकस का लेयर था वो पूरा हट गया। समझो कि आपने कुछ दवाई दे दिया पेशेंट को, या कुछ ऐसे चीजें खा रहे हैं जिसके चलते कि वो प्रोटेक्टिव लेयर एकदम हट गया है। देखो अगर वो प्रोटेक्टिव लेयर हट जाता है कि जो एसिड है ज्यादा उसमें जख्म और ज्यादा छेद बना सकता है, तो उससे हो रहा है। या तीसरी चीज है बैक्टीरिया। मैंने इतना हमारे एसिड की तारीफ की कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे स्टमक में, लेकिन बैक्टीरिया से उतने उससे भी बड़ा है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये देखो हेलीकॉप्टर की तरह है ना, इसको इसीलिए उसको वैसा नाम है, स्पाइरल जो शेप है हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह। और ये स्टमक के अंदर घुस के छेद बनाने में और जख्म करने में ये और भी मदद करता है। तो ये बैक्टीरिया उतने कम पीएच में भी रहते हैं। तो देखिए कैसे हो रहा है ये। तो ये सब वजह से आपको अल्सर हो सकता है। लेकिन जिस भी वजह से हो रहा है, पेशेंट आके हमें क्या बताएगा, सर पेट में दर्द हो रहा है, गैस लग रहा है, ऐसे जलन जैसे लग रही है, या बोल रहे हैं कि एकदम आग हो रही है पेट में। तो आपको ये सब सोचना है कि बहुत से मैकेनिज्म से हो सकता है, बहुत वजह से हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं अपने लेक्चर के मेन चीज में। सॉरी, कंटिन्यू। ओके, ऑलराइट। तो अब आ रहे हैं हम इसके ड्रग्स के बारे में, ठीक है ना। तो बहुत से मैकेनिज्म से ये सब चीजें हो रही है, तो बहुत से मैकेनिज्म से हम इसको रोक भी सकते हैं, ठीक है। 4 मेजर कैटेगरीज हैं, आप ये एकदम ध्यान में रख लीजिए। ये पहला है म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। इसका क्या मतलब है, वो हमने जो बताया, वो स्टमक का जो म्यूकोसा है जो सामने दिख रहा है, उसको हम किसी भी चीज से, ये दवाई से हम कोट करते हैं। इसे कोट करने से क्या होगा, ऐसे कि जैसे कि जुबान पे थूक है, वैसे स्टमक के ऊपर ये ड्रग्स हम कोट कर देंगे। उससे क्या होगा कि एसिड का जो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगी। फिर दूसरी दवा है एंटासिड्स, जो कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको ठंडा करने में मदद करेगा हमें। और तीसरी और चौथी चीज जो है, वो जो मैंने वो बड़ा सेल आपको दिखाया था, जो चाबी और ताला के बारे में जो दिखाया था, वो मैकेनिज्म है हमारे एसिड के प्रोडक्शन में, वो दोनों उसको रोकता है, ये H2 ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन H2 ब्लॉकर्स और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम अभी ये पहले चीज म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट्स उस पे जाएंगे। तो इसमें ड्रग्स के एग्जाम्पल्स हैं, आप ये नोट कर सकते हैं। तो ये पहला है सुक्राल्फेट, दूसरा है बिस्मथ, तीसरा है मिसोप्रोस्टॉल। ये प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये जब आप लेंगे इसको सिरप के रूप में या टैबलेट के रूप में, तो ये कोट कर देता है स्टमक को, ठीक है। तो पहले हम सुक्राल्फेट को देखेंगे। तो ये क्या करता है, ये सुक्राल्फेट, ये पूरा ये स्टमक में क्या बन जाता है, एक मलम जैसा बन जाता है। एग्जैक्टली जैसे अगर कोई आपका बर्न है, उसके ऊपर हम मलम लगाएंगे, वैसे ही जब ये मेडिसिन को पिएंगे तो वो स्टमक में जाके एसिड के साथ मिलके एकदम एक मलम जैसे बन जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जख्म यहाँ पे है, उसके ऊपर ये मलम जैसे बन जाता है। तो एसिड का जो वो बर्निंग इफेक्ट है, जो कि जलाने वाली इफेक्ट है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। ये 6 घंटे तक ये काम कर सकते हैं, लेकिन इससे कभी कभी काला पैखाना हो सकता है, तो इसको हम ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरा है बिस्मथ, पेप्टोबिस्मोल बोलते हैं इसको जनरली, और भी बहुत नाम से जाना जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे सुक्राल्फेट काम करता है, एकदम एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना देता है ताकि अल्सर्स उसका इफेक्ट कम हो जाए, ठीक है। और ये थोड़ा मोड़ा इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है, जिसका ये मतलब है कि ये बैक्टीरिया को भी थोड़ा मार देता है। तो इससे क्या करता है, बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स निकाल रही है उसको भी कम करता है, इसलिए डायरिया में भी इसको हम यूज करते हैं बिस्मथ को।
एकदम ध्यान देना है कि, और पेशेंट को बता देना है कि काला पैखाना हो सकता है। एकदम काला पैखाना सब लोग डरते हैं, क्योंकि वो उसका ये मतलब हो सकता है कि कहीं ब्लीड नहीं कर रहा है। तो ये दवाई अगर किसी को दे रहे हैं तो इसके चलते भी काला पैखाना हो सकता है, ये आप एक ध्यान पे रख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तीसरी जो चीज है इसका नाम है मीसोप्रोस्टॉल, ठीक है। ये अमेरिका में इसको साइटोटेक बोलते हैं, इंडिया में भी यही बोलते हैं शायद, और भी नाम से जाना जाता है इंडिया में। तो ये एक और मैकेनिज्म है जिसके चलते कि जो भी वो मलम जैसा वो जो म्यूकस के बारे में मैंने पहले बताया था आपको, उसको और बढ़ाने में ये काम करता है, ठीक है। तो ऐसा सोचो कि जो भी तुम्हारा प्रोटेक्शन है उसको और बढ़ावा देते हैं, ताकि और प्रोटेक्शन हो, ताकि एसिड का जो जो हार्मफुल इफेक्ट है एसिड का, वो कम हो जाए, ठीक है। लेकिन ये दवाई हमें नहीं देना है किसी को, ठीक है। इसके लिए ये दवाई को मैंने यहाँ पे रखा है। क्यों क्यों नहीं देना है? क्योंकि ये प्रेग्नेंट जो विमेन है उनके लिए बहुत खतरनाक दवाई है। आप इसको दे दोगे और कोई 2 मंथ 3 मंथ प्रेग्नेंट है, अगर हम नहीं जानते ये प्रेग्नेंट है, अबॉर्शन करा सकता है ये दवा। और अगर 7-8 महीने प्रेग्नेंट है तो प्रीमेच्योर बर्थ करा सकता है, या बच्चे में डिफेक्ट्स पैदा कर सकता है। तो इसको बहुत ध्यान पे रख लीजिएगा, ये दवा को हमें नहीं देना है, अवॉइड करना है, ठीक है। ठीक है, तो वो कैटेगरी अभी खत्म हो गया। अभी दूसरा कैटेगरी है एंटासिड्स। तो इसको जैसे आप, इसका नाम में ही है एंटी एसिड्स, इसका मतलब है कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। इसके बारे में ऐसा सोचना है कि जो भी वो जो जलन है जो पेट में हो रहा है एसिड के बढ़ने से, उसके ऊपर हम पानी फेंक रहे हैं ताकि वो वो जलन ठंडा हो जाए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेनली मैग्नीशियम रहता है, एल्यूमिनियम रहता है, कैल्शियम रहता है। ये जो पेट में जो एसिड है उसके साथ बाइंड करके उसको ठंडा करने की कोशिश करता है, ठीक है। बहुत जल्दी भी काम करता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो टम्स एक दवा है जो अमेरिका में मिलता है, और एल्कासेटलर ये वहां पे भी मिल रहा होगा। ये हम दे देंगे ना 5-10 मिनट में, ऐसा लगेगा कि ठंडक पहुंची है स्टमक को, ठीक है। तो ये वैसे ही काम करता है जैसे मैंने अभी बताया आपको। ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को हमेशा साथ में देते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम अगर तुम दोगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और मैग्नीशियम से डायरिया हो सकता है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए कभी कभी साथ में देते हैं ये इसको। तो कोई भी ऐसे एंटासिड दवा आप अगर उठा के देखोगे और उसका कंटेंट्स देखोगे तो आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम यही सब दिखने वाला है, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म एकदम ऐसे ही होता है। अब आ गए हैं हम वो दो मैकेनिज्म जिससे कि एसिड के प्रोडक्शन को हम रोक रहे हैं, ठीक है। ये सब तो बोल रहा है कि मलहम लगाओ, ये करो वो करो, लेकिन जब तक हम उस मैकेनिज्म को नहीं रोकेंगे तब तक काम ही नहीं चलेगा, है ना। तो उसके लिए पहला है हिस्टामिन ब्लॉकर। तो मैं आपको वही स्लाइड पे देके जा रहा हूँ, वही फिगर पे लेके जा रहा हूँ जो मैंने दिखाया था, वो ताला और चाबी और इसके बारे में, ठीक है। लेकिन और चीजों को मैंने यहाँ पे काला किया हुआ है, क्योंकि ये जो दवाई है वो सिर्फ एक चाला और एक ताबी पे काम, सॉरी, एक चाबी और एक ताले पे काम कर रहा है, ठीक है। उसका नाम है हिस्टामिन। तो ऐसा सोचिए कि ये जो ताला है इसको खोलने के लिए ये चाबी चाहिए हिस्टामिन का, ठीक है। और ये ताला जो खुलता है तो बहुत कुछ अंदर वो हो रहा है, तो बहुत बड़ी तिजोरी का एक पार्ट खुलेगा और उससे एसिड निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा दवाई लेते हैं जिससे कि ये कोई नकली चाबी है और चाबी को डाल के ताले को ही ब्लॉक कर दिया। अभी जब ये असली चाबी आएगा उससे भी नहीं खुलेगा, क्योंकि ये हमने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा है ये, है ना। लेकिन इससे क्या हो गया कि नॉर्मली हमें खाना खाने से, कॉफी पीने से, चाय पीने से, ये सबसे भी एसिड का प्रोडक्शन बढ़ना है, क्योंकि उसको सब हमें तोड़ के मरोड़ के उसको ब्रेक डाउन करना है। लेकिन ये जब ब्लॉक कर देते हैं तो कुछ भी मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में ये जानना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सिर्फ एक
चाबी और एक ताला है, बाकी और भी चाबी और ताले हैं जिससे कि ये तिजोरी को खोल सकते हैं। तो इसके चलते ये उतना भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसको एक और चीज है कि इसको हम ओरल और आईवी दोनों में दे सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, फेमोटिडीन, निजिटिडीन, ये सब इसका नाम है। तो ये मैंने डिफरेंट कलर में इसलिए रखा है क्योंकि इस सब में ना डाइन होता है, डाइन डाइन डाइन। तो जो भी आप ये डाइन वाला ये जो एंडिंग देखोगे तो आप सोच लीजिएगा कि ये सब एंटी हिस्टामिन्स है। तो अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, these drugs are used to prevent gastric upset associated with dining। याद रखने के लिए कि ये डाइन पे एंड होता है, ठीक। ठीक है, बहुत सेफ दवाइयां हैं, कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है इसमें। अगर होती भी हैं तो सर दर्द, फिर फटीग और डायरिया हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर इसको यूज करेंगे तो मेन में इंपोर्टेंस हो सकता है और गैलेक्टोरिया हो सकती है विमेन में, ठीक है। अब तक अब अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान दो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स है ये, ठीक है, जो कि इसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये सबसे ज्यादा यूज होती हैं हर अपने मतलब एजाज क्लिनिक में तो और यूज होता है क्योंकि ये हम सर्जरी से पहले देते हैं। बहुत और भी इसका यूजेस हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये सब जो ना ड्रग्स हैं ये सब ओरल में, ओरल और आईवी दोनों मिलता है, और ये सब इंटरचेंजेबल है इसका डोसेज सब। तो ओरल डोज और आईवी डोज ऑलमोस्ट सिमिलर है, और इस सब का एंडिंग प्राजोल से होता है। तो कोई भी प्राजोल आप देख लोगे वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ये प्रोटॉन पंप क्या है। तो ओमेप्राजोल, एजोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पैंटोप्राजोल, राबिप्राजोल और भी बहुत से प्राजोल आपको मिलेंगे, सब एक ही तरीके का ड्रग है। डोसेज बहुत सिमिलर है, तो इंटरचेंजेबली हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा वही सेम फिगर पे फिर से लेके जा रहा हूं आपको। तो देखिए कि सब ताला चाबी ताला चाबी ताला चाबी सब है, लेकिन सबसे बड़ी तिजोरी तो ये है। जब तक ये नहीं खुलेगी एसिड प्रोडक्शन नहीं होगी। तो ये जो ड्रग है इस चीज को एकदम रोक देता है। तो इसका ये मतलब है कि बाकी जो भी चाबी हो आपके पास, अगर इसको हमने लॉक कर दिया तो कुछ बाहर आना ही नहीं है। तो इसलिए ये एकदम किंग है हमारे लिए। जो भी अपने आपने सीखा, जो भी मैकेनिज्म है, जो भी ड्रग है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ओमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल, ये जो प्रोटॉन पंप है इनहिबिटर्स है वो है, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट हम खत्म पे आ गए हैं। इसका साइड इफेक्ट्स बहुत सेफ है ये भी, लेकिन ऐसे इसमें थोड़ा मैंने फोटो डालना भूल गया। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा यूज करने पे हिप फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, निमोनिया ज्यादा होने का चांस है, और सी डिफ भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। एसिड प्रोडक्शन को कम करने की वजह से हो रहा है वो। और इस पे ये भी ध्यान देना है कि जब भी कोई भी ड्रग हम दे रहे हैं, तो अगर ये पेशेंट्स कुछ और भी ड्रग यूज कर रहे हैं तो उसके साथ इंटरेक्ट करके उसका इफेक्ट या तो कम कर सकता है या तो बढ़ा सकता है। ये भी आपको ध्यान में देना है कोई भी ड्रग देने से पहले। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट स्लाइड है मेरा। तो इसका टेक होम पॉइंट क्या है? आपको एक चीज अगर आपको इस पूरे लेक्चर से आपको अगर घर पे लेके जाना तो क्या लेके जाओगे? वो ये है, बहुत दवाइयां हैं जो कि कुछ कुछ कोट करती है पेट को एकदम एसिड से बचाने के लिए, वो ठंडा रखने के लिए। कुछ कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो एक ताला और एक चाबी उसमें से रोकता है। ये मिसोप्रोस्टोल तो एकदम ध्यान में रखना है क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देख सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, एबॉर्शन करा देगा, बच्चे में डिफेक्ट करा देगा। लेकिन इस फोटो पे तो आप तो जान ही रहे हैं किंग कौन है, इसमें मैं बताने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही इस पूरे लेक्चर में किंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में हम फिर अगले लेक्चर्स में और भी आपको बताएंगे
लेकिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज द किंग। ठीक है, एंड ऑफ लेक्चर।